वेलकम बच्चों। अभी तक हमने जो देखा स्टेशनरी वेव तक हम आ चुके हैं और उस पूरे स्टेशनरी वेव को अभी तक जितना हम पढ़े हैं वो पूरा का पूरा हम आज रिवाइज करते हैं। तो बच्चों स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते। जब हमने यहाँ पे देखा था कि वेव, तो वेव का मतलब क्या था? इट इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही क्या कहलाता? वेव। जब वो अपने साथ जाता है, यानी वेव अगर प्रोपैगेट होती है तो जो मीडियम पार्टिकल्स है वो मीडियम पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी वेव्स कौन सी होंगे। जैसे कि हाँ, सबसे पहला टाइप में आता है हमारा मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। हमने देखिए वेव्स के अलग अलग बेसिस के आधार पर अलग अलग उसके क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है कि जिसको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम पार्टिकल की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे वो सॉलिड मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो, गैसेस मीडियम हो। बट इफ इट रिक्वायर्स द मीडियम देन दैट वेव इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव। और अगर मान लीजिए कि मीडियम की ज़रूरत नहीं है तो दैट विल बी द नॉन मैकेनिकल वेव्स विच इज आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, हीट रेडिएशन एटसेट्रा। ठीक है। और जैसे कि हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, ऑल दीज रिक्वायर द मीडियम, सो दे आर द मैकेनिकल वेव्स। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था फ्रीक्वेंसी रेंज के अनुसार देखा था। ठीक है, कि जैसे हमारे पास था कि अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, ऑडिबल। ठीक है, ये सब ऐसे जो फ्रीक्वेंसी रेंज के अनुसार देखा था वो वेव्स। उसके बाद प्रोपेगेशन के अनुसार देखा था कि अगर मान लीजिए एक आधी वेव बढ़ती है तो प्रोग्रेसिव वेव, अगर वो दो पॉइंट के बीच में रुक जाती है तो स्टैंडिंग वेव यानी स्टेशनरी वेव, ये देखा था। फिर हमने देखा था वाइब्रेशंस के अनुसार। तो जैसे देखा था प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को मीडियम पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर मैनर में वाइब्रेट होते हैं तो वो होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। और अगर मान लीजिए कि प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को मीडियम पार्टिकल पैरेलल अगर क्या होते हैं? वाइब्रेशन में आते हैं तो वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये देखा था। फिर डायमेंशन के अनुसार भी हमने देखा था। डायमेंशन के अनुसार हमने देखा था तो उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए कि वेव एक ही लाइन पर चल रही है तो वन डायमेंशनल, अगर वो प्लेन में चल रही है तो टू डायमेंशनल। जैसे वन लाइन पे यानी कैसा? द वेव्स अलोंग द स्ट्रिंग। अगर प्लेन की बात करें तो वेव्स अलोंग द वाटर सरफेस, लिक्विड सरफेस कोई भी। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि थ्री डायमेंशन, तो तीनों दिशा में हर जगह पे यानी हर दिशा में अगर जाता है, हर डायमेंशन में जाती है तो वो होती है हमारी थ्री डायमेंशनल वेव। जैसे एग्जांपल मैं जो बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, ऊपर भी जा रही, नीचे भी जा रही, आपके पास भी आ रही, पीछे भी जा रही, हर डायरेक्शन में जा रही, तीनों के तीनों डायमेंशन में जा रही। तो दैट इज अवर थ्री डायमेंशनल वेव। एग्जाम्पल हमारा साउंड वेव का। ऐसे हमने उसके टाइप्स देखे थे। उसके बाद मेन टाइप्स पे आते तो वो आए थे हम ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव का जो फॉर्म था हमारे पास, याद करिए ट्रांसवर्स वेव में क्या होते थे? इस तरह का फॉर्म मिलता था। तो जो ऊपर का पार्ट है इसे हम क्रेस्ट कहते, नीचे के पार्ट को हम क्या कहते? ट्रफ कहते। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद में यहाँ पर वेवलेंथ की बात की थी तो ये पार्टिकल सेम फेज में चल रहे तो ये डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते, या फिर दो क्रेस के बीच का डिस्टेंस, या फिर दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, उसको हम वेवलेंथ कहते। ये हमने देखा था। यहाँ पे सभी के सभी जो पार्टिकल्स है दे ऑल आर इन द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, वो सेम फेज में चलते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव की अगर बात करते तो यहाँ पर हमने ट्रांसवर्स वेव की उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ठीक है, उसमें उसकी वेलोसिटी थी। जैसे ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी की बात करते तो अंडर रूट में टी बाई एम था। टी हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग रहता, एम हमारा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या फिर लीनियर डेंसिटी रहता, ये हमने देखा था। फिर वो क्रेस्ट तैयार करती है, ट्रफ तैयार करती है। एक वेव जैसे यहाँ से यहाँ तक एक वेव है तो एक वेव किससे बनती है? एक क्रेस्ट और नेक्स्ट ट्रफ। ठीक है, और जो क्रेस्ट की बात करते हैं तो वो अल्टरनेटली फॉर्म होते हैं, ट्रफ भी अल्टरनेटली फॉर्म होते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, और भी बाकी और प्रॉपर्टीज देखी थी तो वो आप उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। सेकंड देखा था हमने जो वेव थी वो हमारी थी लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी स्पेशली साउंड वेव। तो उसमें क्या होते थे यानी हमको यहाँ पर इस तरह से मिलते थे। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन। ठीक है, फिर रेयरफैक्शन, इस तरह से हमको क्या मिलता था? वो फॉर्म मिलता था। ये कॉम्प्रेशन है, रेयरफैक्शन है, कॉम्प्रेशन है, रेयरफैक्शन है। अब कॉम्प्रेशन में क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है और जो मीडियम पार्टिकल्स है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, रेयरफैक्शन में क्या होता है? प्रेशर डेंसिटी दोनों चेंज होती है, कम रहती है। ठीक है, एंड दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर रहते हैं, ये देखा था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात करते तो एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफैक्शन बनकर हमारी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती थी। उसकी वेलोसिटी में भी हमने देखा था, वो था अंडर रूट में ई बाई रो। तो ये हमारी क्या थी? इलास्टिसिटी थी मीडियम की, और रो था वहाँ पे डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये चीज़ें बच्चों हमने देखा था। ठीक है,
फिर उसके बाद में आए थे हम प्रोग्रेसिव वेव पे, जिसको हमने नाम दिया था SHP वेव। SHP वेव का मतलब क्या कि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्यों हमने उस वेव को सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव कहा? तो यहाँ पे जो दो वर्ड है सिंपल हार्मोनिक, होता क्या है कि एक आधी वेव अगर आगे बढ़ती है तो उसके मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। अगर मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, दे परफॉर्म दी SHM, सो वेव इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक एंड द वेव ट्रैवल्स इन वन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली बढ़ते जाते हैं, जिसे हम प्रोग्रेस होना कहते हैं, मतलब प्रोग्रेसिव। तो कंबाइंड मैनर में हमने उसको क्या कह दिया था? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसका हमने इक्वेशन देखा था, तो याद करिए उसका इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू, सिंपल जो था y इज इक्वल टू a साइन, ठीक है, 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, या तो ऐसा, उसके अलग अलग फॉर्म देखे थे, a साइन 2 पाई हमने यहाँ पे देखा था एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा ये, या फिर आप देखो a साइन 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, वी टी माइनस एक्स। इस तरह से हमने क्या देखे थे? उसके अलग अलग फॉर्म देखे थे। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव होती, ये थी हमारे पास कौन से? हमारे इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जा रही थी। अगर वो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अगर जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन को हम प्लस में बदल देते हैं। तो ये हमारी प्रोग्रेसिव वेव थी, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव एक डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ते जाता, वो रुकती नहीं, वो आगे जाती है। मतलब देयर इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक्चुअल मैनर में, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी सचमुच ही ट्रांसफर होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जब देखा था तो पहले हमने रिफ्लेक्शन देखा, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में भी हमने देखा स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास कि अगर मान लीजिए कि कौन सी वेव आ रही है, एक आधी ट्रांसवर्स वेव आ रही है, और ये अगर डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो डेंसर मीडियम है, तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से आई है एक क्रेस्ट आई है, ठीक है, क्रेस्ट अगर आई है तो क्रेस्ट क्या करती है? उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगी, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करती है इन पार्टिकल को जो हमारे डेंसर मीडियम के, लेकिन डेंसर मीडियम के पार्टिकल फ्री नहीं रहते वाइब्रेट होने के लिए, तो वो उल्टा इसके ऊपर क्या करते हैं? इक्वल और अपोजिट रिएक्शन डालती है। तो क्रेस्ट ऊपर उठाने की कोशिश करती है, ये उसको नीचे खींचने की कोशिश करता है, और इसीलिए यहाँ पर हमारे जो था क्रेस्ट ट्रप बनकर वापस जाती है। ये हमारी इंसिडेंट वेव होती है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो वीपी है, वीपी ऊपर की तरफ, वीपी यानी पार्टिकल वेलोसिटी, वो ऊपर की तरफ रहती है, रिवर्स होते समय पार्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड होती है। यहाँ पर हमने देखा था कि वी डब्ल्यू जो होती है वो टूवर्ड्स द मीडियम होती है, यहाँ पर वी डब्ल्यू वो अवे फ्रॉम द मीडियम होती है, ये हमने देखा था। फिर अगर मान लीजिए कि ये अगर रेयरर मीडियम होता, और रेयरर मीडियम में अगर एक आधी क्रेस्ट आती, तो वो क्रेस्ट बनकर ही वापस जाती है। उसके लिए कारण ये था कि ये क्रेस्ट जब यहाँ पे आती है, मीडियम पार्टिकल को वाइब्रेट करने की कोशिश करती है अपवर्ड मैनर में, और वो इजीली वाइब्रेट हो भी जाता है, बिकॉज दिस इज द रेयरर मीडियम, इट्स अ पार्टिकल, दे आर वेरी फ्री टू वाइब्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ऊपर चला जाता, मतलब क्रेस्ट आगे बढ़ी, तो यहाँ पर क्या बनता था हमारे पास? क्रेस्ट अगर आगे, तो क्रेस्ट बनकर ही क्या होती थी? वापस होती थी, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टिकल भी क्या रेडी है ना, किसके लिए? ऊपर उठने के लिए, यानी वो क्रेस्ट देगा हमको, और इस तरह से वापस होती थी। यहाँ पर पार्टिकल वेलोसिटी जो है ऊपर की ओर, पार्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं होती थी। वेव वेलोसिटी जो है वो वेव वेलोसिटी चेंज वो तो होना ही है, क्योंकि जब भी किसी, देखो, जब तक मीडियम, एक ही मीडियम में वेव है, वो कभी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जैसे उसके सामने कोई मीडियम, कोई बाउंड्री, कोई ऑब्स्टेकल अगर आ जाता है, तो वेव रिफ्लेक्ट होगी, मतलब आगे जाएंगी ज़रूर, ट्रांसमिट तो होंगी, लेकिन साथ में वो रिफ्लेक्ट भी होंगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होती थी हमारे पास इस तरह से, हमने ये देखा था, यानी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन देखा था। उसके बाद में हमने देखा था रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद में हमने यही चीज़ देखी थी हमारे कौन से लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए अगर मान लीजिए कि अगर एक आधा क्या आता है, यहाँ पर कॉम्प्रेशन आता है, और ये अगर हमारे पास है डेंसर मीडियम, ठीक है, ये क्या है? डेंसर मीडियम। तो कॉम्प्रेशन आ रहा, तो कॉम्प्रेशन आने के बाद में ये जब ये यहाँ पर टकराएगा कॉम्प्रेशन, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी टाइटली बाउंड, इतने टाइटली रहते हैं कि जब ये इसके ऊपर में आएगा तो ये उल्टा इसको क्या करेंगे? धकेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्रेशन है वो और कॉम्प्रेस हो जाता, यानी यहाँ पर कॉम्प्रेशन क्या बनकर ही वापस आता? कॉम्प्रेशन बनकर ही क्या हो जाता? वो वापस हो जाता, ठीक है। वही अगर बात अगर हम रेयरर मीडियम की अगर करते, और यहाँ पे एक आधा अगर कॉम्प्रेशन अगर यहाँ पे आता, ठीक है, तो क्या होता? यहाँ पर रेयरर मीडियम में कॉम्प्रेशन इसको और कॉम्प्रेस करने की कोशिश करता, लेकिन ये जो रेयरर मीडियम है, क्योंकि वो फ्री है,
ठीक है, इसलिए सामने कॉम्प्रेस हो जाता और आगे बढ़ता। तो जब कॉम्प्रेशन आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कौन बचता है, रेयरफैक्शन, यानी कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन बनकर वापस जाएगा और यहाँ पे कॉम्प्रेशन बनकर ही क्या होता है, वापस जाता है। फिर उसका फेस चेंज होता कि नहीं होता, ये वगैरह हमने वहाँ पे देखा था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब उसके बाद में जब हमने यहाँ पर देखा था कौन सा कि वेव तब तक रिबाउंड नहीं होंगी, तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होंगी जब तक उसके सामने कोई मीडियम नहीं आ जाता। और जैसे कोई भी मीडियम, चाहे उसका डेंसर मीडियम है चाहे रेयरर मीडियम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किस मीडियम से जा रही है और किससे टकरा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेव रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट भी होंगी, आगे भी जाएंगे लेकिन रिफ्लेक्ट भी होंगे। तो उसी प्रकार हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से वेव अगर जा रही है, एक आधी इस तरह से वेव जा रही है और यहाँ कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होंगी, वो रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक, तो हमको मान लीजिए कि हमने ट्रांसवर्स वेव बनाई होती है किसी रस्सी के ऊपर में, तो वो वेव जाती है ट्रांसवर्स वेव, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंसिडेंट वेव, इधर में रिफ्लेक्टेड वेव, तो इस तरह का फॉर्मेशन मिलता है जहाँ पे लूप्स आपको मिलते हैं। और ये कुछ नहीं है, हमने क्या किया, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, इन दो पॉइंट के बीच में ही ये वेव क्या गई और वापस आई, मतलब एनर्जी एक तरह से देखा जाए तो उसका कुछ भी ट्रांसफ़र हुआ नहीं। और इस तरह के वेव्स को हमने कहा था स्टेशनरी वेव्स। इसको क्या कहा था हमने, स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव की फिर उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि स्टेशनरी वेव्स में क्या होता है कि नेट ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे जो तैयार होते हैं, जैसे ये जो पॉइंट्स है, ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर हमको कुछ भी एम्पलीट्यूड नहीं मिलता, जिसे हमने कहा था, इनको नोड्स कहा था। ठीक है, जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है हम उसको एंटी नोड कहते हैं। ए यानी एंटी नोड होता है हमारा, एंटी नोड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जो कितना मिलता है हमारे पास आपको मालूम है, प्लस माइनस ट्वाइस है। और नोड में मिलता है हमको डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड जीरो। ये सब चीज़ें देखी थी। फिर हमने देखा था कि दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो रहता है λ/2। अगर दो नोड, एक नोड और नेक्स्ट अगर एंटी नोड है तो उसके बीच का डिस्टेंस था λ/4। ठीक है, ये इस तरह से हमने उसमें चीज़ें देखी थी। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स को देखने के पहले हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का फिनोमेना देखा था। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में क्या होता था कि टू और मोर वेव्स जब एक दूसरे के साथ में मिक्स होती है, एक दूसरे के साथ में टकराती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो नया क्रिएशन होता है, ठीक है, नया वेव फॉर्मेशन होता है, दैट इज सुपरपोजिशन। अब उसमें अलग अलग फिनोमेना है, जैसे कि हमारे पास स्टेशनरी वेव्स है, बीट्स है, उसके बाद में इंटरफेरेंस है, जिसमें से हमने स्टेशनरी वेव को देखना शुरू कर दिया था, हमारी मेन हेडिंग भी थी फिलहाल स्टेशनरी वेव की। ठीक है, तो सुपरपोजिशन में क्या होता कि जब दो वेव थी, जैसे मान लीजिए कि ये एक आधा मीडियम पार्टिकल है, एक आधी वेव यहाँ पर आती है, और मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे क्रेस्ट आता है, तो क्या होगा कि ये क्रेस्ट इस पार्टिकल को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मान लीजिए कि पहली वेव द्वारा उसका डिस्प्लेसमेंट है y। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले इधर आने के बाद वो हो सकता इतना उठे। ठीक है, एक आधी दूसरी वेव चाहे इधर से कहीं से भी है, मान लीजिए मैं इधर से लाता और ये भी उसके ऊपर क्या करती है, क्रेस्ट अप्लाई करती है, तो वो भी उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, तो वो उसको और ऊपर उठा देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड ये था, इसका ये था, यहाँ की अगर बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, हो सकता वो कम भी हो जाए, वो डिपेंड करती कि हमारी वेव्स किस तरह से आ रही। तो पहली वेव द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट था y1, दूसरे वेव द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट था समझा y2 है, इन दोनों को ऐड कर दो तो हमको जो y मिलेगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेव क्या होंगे क्या नहीं, वो डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशंस कैसी है, वेव कैसे आ रही है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे बिट्स में अलग कंडीशन होती है, इंटरफेरेंस में अलग कंडीशन होती है, स्टेशनरी वेव में अलग कंडीशन होती है, तो वो सब डिपेंड करता है हमारे वेव्स किस तरह से आती है, किस तरह से सुपर इम्पोज होती है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पर हम एडिशन करते हैं ये हमारी अल्जेब्रिक नहीं रहती, यानी इट इज़ नॉन अल्जेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इट इज़ द वेक्टर सम, वो क्या रहती है, वेक्टर को फॉलो करती है, यानी यहाँ पर जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल लगते हैं दे ऑल फॉलो द वेक्टर लॉज। ठीक है, वेक्टर लॉ जो भी होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन को उसको फॉलो करते हैं। तो उसके अनुसार हमने देखा था कि हमारे पास में जो उसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आया था, तो वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट था a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये अगर आपने देखा होगा, अब इसको घर में रिवाइज करो, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और यहाँ पे जो हमारे पास a था, तो ये a जो है हमारा, वो a हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, वो भी डिपेंड करता है कि हमारा उसका जो फार्मूला था वो था a इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1
A2, उसके बाद में कॉस फाई, ठीक है, या तो कॉस फाई बोलो या फिर जो फाई है तो फाई को हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा वन माइनस अल्फा टू, जो अपने फेज लिया होगा, फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो डायरेक्ट अगर फाई लिया होगा तो डायरेक्ट कॉस फाई, अगर आपने अल्फा वन अल्फा टू लिया है तो अल्फा वन माइनस अल्फा टू ऐसा बोल सकते हैं। फिर इसके ऊपर में सब डिपेंड करता था ये फेज कैसा है, फेज डिफरेंस कैसा है, यानी वेव कैसे आती है। जैसे एग्जांपल मान लो एक क्रेस्ट है, दूसरी ट्रप है, मतलब आउट ऑफ फेज है, ठीक है, आउट ऑफ फेज है तो वहाँ पे क्या होगा हमारे पास में फाई होगा 180, फाई अगर 180 है तो कॉस 180 माइनस वन होगा, तो फार्मूला पूरा सॉल्व करके जो फाइनल मिलेगा तो A1 माइनस A2 मिलता, ठीक है। अगर दोनों के दोनों जो दो वेव यहाँ पे आ रही थी, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड सेम है, मान लीजिए कि A1 या फिर A2 दोनों के दोनों अगर A है तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0। फिर अगर मान लीजिए कि पहले वेव का क्रेस्ट आया, दूसरे वेव का भी क्रेस्ट आया, तो वहाँ पे क्रेस्ट और बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फेज में है, फेज में है तो फाई होगा 0, फाई अगर 0 है तो कॉस फाई क्या होगा, कॉस 0, कॉस 0 1 होगा, तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा वो A1 प्लस A2 आएगा। और यहाँ पे अगर ये सेम है तो दैट विल बी द ट्वाइस ए, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड डबल कर देगा, ये हमने देखा था वहाँ पर, ठीक है। और इसी को यानी पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ली थी वहाँ पे, हमने एनालिटिकल ट्रीटमेंट ली थी, पूरा का पूरा सॉल्व किया था हमने, फाइनली हमको वो सब मिला था, ठीक है। फिर उसके बाद में जब स्टेशनरी वेव आती है तो स्टेशनरी वेव में क्या होता है कि जैसे स्टेशनरी वेव के लिए मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक वेव इधर से जा रही है तो दूसरी एग्जैक्टली सेम वेव क्या होगी, वापस होगी। ये जाने वाली वेव हो गई आपकी, ठीक है, तो ये हो गई आपकी आने वाली वेव, ठीक है। तो जब ये मिलेगी एक दूसरे को तो जाकर यहाँ पर क्या होगा, स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पर जो पॉइंट थे तो कैसा था, एग्जैक्टली सेम वेव। दूसरा पॉइंट कौन सा था वहाँ पर कि वो एक ही लाइन पर थी, ठीक है, अलोंग दी सेम लाइन। और तीसरा जो पॉइंट था वो था अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब एक इधर से जाएगी एक इधर से, और दोनों के दोनों इन 2 पॉइंट के बीच में क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, स्टैंडिंग हो जाएंगे, स्टेशनरी हो जाएंगे। सो इसको हम कहते थे स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। तो वहाँ पर भी जब लिया था तो मैंने कहा था कि एक इधर जा रही तो दूसरी वापस आ रही, मतलब एक अगर वेव है, पहली बात, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि y1 है तो दोनों के दोनों प्रोग्रेसिव होंगे, ठीक है, यानी एक इधर से जाएगी एक दूसरी वापस आएगी, उनका मिक्सचर स्टेशनरी होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा था कि y1 इज इक्वल टू जो हमारे पास एम्पलीट्यूड वगैरह सब चीज़ें सेम थी, यानी वो था समझो कि a साइन आप 2 पाई, आप इसको t/t ले सकते हैं, या फिर शायद हमने 1/t का मतलब nt और x/λ कुछ ऐसा लिया होगा, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी वेव थी वो थी y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई nt प्लस x/λ। अगर दोनों में अगर देखा जाए ना तो वैसे कुछ फर्क नज़र नहीं आता, डिफरेंस ही नज़र नहीं आता, लेकिन एग्जैक्टली देयर इज द डिफरेंस, हियर इट इज़ माइनस, हियर इट इज़ प्लस, यानी एक इधर जाएंगे तो दूसरे इधर आएंगे, दोनों का मिक्सचर होगा, और मिक्सचर होने के बाद में फाइनली जो हमको मिलता था, सो y इज इक्वल टू हमें जो मिला था वो था a इंटू साइन 2 पाई टी बाय कैपिटल टी बोलो, या फिर हम यहाँ पे 2 पाई एन टी ऐसा बोल सकते हैं, ये हमको मिला था। और यहाँ पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट था, यानी जो एक्चुअली ए था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे तो वो था हमारे पास में, ठीक है, ट्वाइस ए कॉस 2 पाई एक्स, ठीक है, हमको इस तरह से हमको मिला था 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, इस तरह से हमको मिला था, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व किया था तो एंटी नोड के लिए काम किया था, तो एंटी नोड के लिए हमको जो यानी अलग अलग डिस्टेंसेस मिले थे, तो वो डिस्टेंसेस मिले थे हमको पहले 0, λ/2, λ3, λ/2 इस तरह से, और उसका हमने जब एक एक एंटी नोड देखा था तो एक एक एंटी नोड जो मिला था तो वो मिला था λ/2 पर। फिर नोट्स के लिए दिखा था तो हमको वहाँ पर भी अलग कंडीशन मिलती, जैसे λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 इस तरह से। और उसके बीच में भी अगर हमने डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस बिटवीन नोट्स, तो वो भी हमको क्या मिला था, λ/2 मिला था। तो इसका ये मतलब हमने वहाँ पे देखा था कि एंटी नोट्स एंड नोट्स दे आर इक्वली स्पेस्ड, यानी उनको जगह सेम लगती। जैसे अगर मान लीजिए कि एंटी नोड यहाँ से ये जितना डिस्टेंस है तो नेक्स्ट भी जितना रहेगा वही, उसी प्रकार ये एंटी नोड को भी सेम लगेगा, नोट्स को भी क्या लगेगा, सेम, ठीक है, ये देखा था। फिर जैसे अगर ये एक लूप की बात करते तो एक लूप में हमारे पास 2 नोड होते, एक एंटी नोड होता है, ये हमने देखा था, ठीक है। 2 नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, ये हमने देखा था, ठीक है। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो हमने वाइब्रेशंस अलोंग द स्ट्रिंग देखा था, याद करो लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था वाइब्रेशन अलोंग द स्ट्रेच स्ट्रिंग। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, AB
स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमने ले ली थी यल, ठीक है, यल उसकी लेंथ थी, स्मॉल एम था उसका मास पर यूनिट लेंथ, और टी उसमें था टेंशन, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया था, इसको सेंटर से प्लग किया था और छोड़ दिया था। तो यहाँ पर क्या तैयार होना शुरू हो गए थे, वाइब्रेशंस तैयार होना शुरू हो गए थे, ठीक है। इस तरह से वाइब्रेशंस आपको मिलते थे, लूप्स मिलती थी आपको, और वो किस तरह से है, आपको सिंगल लूप, डबल लूप, ट्रिपल लूप, इस तरह से जो लूप्स मिलती उसके अनुसार हमने मोड्स देखे थे। जैसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जिसको हमने नाम दिया था फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड में क्या होता है कि यहाँ पे इतने इस पे आपको क्या मिलती है, एकच लूप मिलती है, फर्स्ट मोड, ठीक है। सेकंड मोड में आपने देखा था कि डिस्टेंस तो वही रहेगा लेकिन आपको जो लूप मिलती है, दो लूप्स मिलती है। थर्ड में आपने देखा था डिस्टेंस वही रहेगा लेकिन यहाँ पे आपको 3 लूप्स मिलती थी ऐसी, ठीक है। और हर इसमें हमने क्या देखा था, फ्रीक्वेंसी देखी थी। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी हमको मिली थी वो हमारी थी यल, ठीक है, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1/2 L/T/m, ये मिला था। तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसी के डबल रहता है इसमें, n1 = 2L, n2 = 3L, इस तरह से मिला था। फिर उसके बाद में हमने क्या किया था, जनरल फार्मूला देखा था। जनरल फार्मूले में क्या था कि जैसे देखो इधर में जो था इसको हमने सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन ऐसे देखा था। इसलिए पीथ हार्मोनिक, तो पीथ हार्मोनिक इज इक्वल टू क्या था, एक कम, यानी n p-1, ये इस तरह से फार्मूला देखा था। ये चीज़ें हमने उसमें देखी थी, ठीक है। और फिर एक लास्ट टॉपिक था हमारे पास जो हम देख चुके थे इसके पहले का, वो था हमारा लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। लॉज ऑफ क्या था हमारा, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए हमने इस्तेमाल किया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल जब हमने किया तो n = 1/2L, आप यहाँ कैपिटल L यूज़ कर सकते हैं, आपने जो भी लिया होगा, एंड √T/m। टी था यहाँ पे, टी क्या था हमारा, टेंशन, ठीक है। अगर m की बात करते तो ये हमारा मास पर यूनिट लेंथ था, और लेंथ तो h। यहाँ पर हमने फिर क्या किया था, एक एक करके ऐसे लॉस देखे थे। तो 3 स्पेशल लॉस थे हमारे टेक्स्ट बुक में, आप पढ़े भी होंगे, मैंने बताए भी थे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला था लॉ ऑफ लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये देखा था। सेकंड लॉ था हमारा लॉ ऑफ टेंशन। तो लॉ ऑफ टेंशन दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। तीसरा था, ठीक है, कि n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ m, ठीक है। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, हमने ये देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। और एक्स्ट्रा का भी हमने देखा था वहाँ पे, जो फोर्थ था हमारे पास में, ठीक है। तो फोर्थ था कि n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द वायर या फिर स्ट्रिंग, और इसी के साथ में देखा था हमने कि n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द वायर। तो बच्चों इस प्रकार से हमने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक पूरे के पूरे पॉइंट्स कवर किए हैं। आप उसको स्पेशली अपने जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं वो नोट्स को भी आप देखो, उसको बार बार पढ़ो पूरा डिटेल में। और यहाँ पर जो हमने इस वीडियो में थोड़ा कवर करने की कोशिश की कि जितना अभी तक हम पढ़े वो पूरा का पूरा यहाँ पर लेने लिया हमने, ठीक है। तो आप इसको भी वीडियो को देखो और आप घर में भी उसको देखो, आपके नोट्स सामने रखो, वीडियो सामने रखो, और जो जो चीज़ें हमने एक्सप्लेन की वहाँ पर भी देखते जाओ, इधर भी बराबर पूरा आधे पौन घंटे में आपका पूरा का पूरा अभी तक पढ़ा हुआ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में हम पढ़ेंगे द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर कॉलम इन द पाइप। पाइप भी दो प्रकार से होंगे, एक होगा इस तरह का पाइप और एक होगा इस तरह का, दोनों में फ़र्क है। ये दोनों साइड में ओपन है, ये एक साइड में क्लोज है, इसको क्लोज पाइप बोलते हैं, इसको ओपन पाइप, या फिर पाइप क्लोज एट वन एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड्स ऐसे बोलते हैं। इसमें जो वाइब्रेशंस तैयार होने वाले इसके ऊपर में भी हम इस तरह की फ्रिक्वेंसीज देखने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है उसमें, ओवरटोन क्या है, हार्मोनिक्स क्या है, ये सब भी हम उसमें देखने वाले। उसके बाद फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस देखने वाले। और रेजोनेंस का फेनोमेना जब भी देखते हैं वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण काम का फेनोमेना है हमारा रेजोनेंस का, जिसके कारण हम वेलोसिटी ऑफ साउंड और बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। और उसके बाद में ये सब चीज़ें जो पढ़ी है, खास करके हमारा जो वाइब्रेशंस अलाउंग द स्ट्रिंग था, इसके ऊपर एक सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट भी है, तो वो सोनोमीटर भी हम देखने वाले। और इस तरह से हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और हम हमारे वेव्स को कंप्लीट करेंगे, यानी स्टेशनरी भी होगा। उसके बाद बीट्स आता है, उसके बाद इंटरफेरेंस भी आता है, वो भी हमको देखना है। तो धीरे धीरे करके हम सब देखेंगे। तब तक के लिए ठीक है, बाय।